हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CSE हिंदी पाठशाला। आई एम धर्मेंद्र। तो जैसा कि आपको पता है, इस लेक्चर सीरीज़ में हम लक्ष्मीकांत के सारे चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 1 से लेके 4 तक के चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, जिसे आप हमारे इस चैनल पर पॉलिटी की दी गई प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से ही यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, तो आप एकदम सही चैनल पर आए हैं। इस चैनल पर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे सारे यूपीएससी की सारी प्रिपरेशन की तैयारी यहाँ पे आपको पूरी करवाई जाएगी। अभी हम जैसे लक्ष्मीकांत को कवर करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे हम सारे जितने भी जो सब्जेक्ट्स हैं उन सबको कवर करेंगे। तो आपको अब कहीं भी किसी महंगी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपके कोई भाई हो या दोस्त हो, अगर वो इस प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को उन तक पहुंचाएं, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर नंबर 5। आज हम पढ़ेंगे संघ एवं इसके क्षेत्र। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे भारत के राज्य अस्तित्व में आए, कैसे भारत के अंदर जो राज्य है उनको पुनर्गठन किया जा सकता है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे कोई नया राज्य बनाया जा सकता है, या कैसे कोई भी यूटीज़ बनाई जाती है, जो भी प्रावधान है, कैसे संविधान संशोधन होता है, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से। चलिए, तो सबसे जो पहले जब हमारा संविधान स्टार्ट होता है, तो हमारा आर्टिकल 1 से लेकर 4 यहाँ भाग 1 में है, जिसको हम भाग 1 कहेंगे। ठीक है, भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक संघ एवं इसके क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी गई है। जैसा कि आपको पता है, हमारे पहले लेक्चर्स में मैंने टाइप वाले जो टाइपिंग करके नोट्स बनाए थे। ठीक है, लेकिन उनमें क्या होता था कि एकदम सीधा बुक जैसा ही लग रहा था कि मैं सीधा बुक को ही पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मैंने ना अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाए। ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड करा दिया करूँगा, और इनको बनाने में कुछ ज़्यादा मेहनत लगी है, लेकिन इससे मैं थोड़ा आपको अच्छे से समझा पाऊँगा अपने शब्दों में कुछ भाषा लिख करके। ठीक है, और अगर आपको कुछ राय देनी है या वो वैसे ही लेक्चर चाहिए या ये वाले लेक्चर चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 में संघ एवं इसके क्षेत्रों के बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैंने लिखे हैं। आप उनको ध्यान से सुनिए और अपने साइड में लक्ष्मीकांत की बुक रख लीजिए। ठीक है, और जो भी मैं इंपॉर्टेंट बताता चलूँ, आप उसमें साथ ही साथ अंडरलाइन करते चलिए। ठीक है, मैं एकदम लाइन बाई लाइन आपको लक्ष्मीकांत पढ़ाऊँगा। आपको एकदम मेरे साथ पढ़ लोगे तो आपको दोबारा से उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, पढ़ने की ज़रूरत तो है, लेकिन क्या हाईलाइट करना है क्या नहीं करना है उसकी आपको टेंशन नहीं है। एक बार जो मैंने पढ़ा दिया, आपको उस बार वही पढ़ना है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा हूँ। ठीक है, तो एक बार जो मैं बता रहा हूँ, बस आप उसको हाईलाइट करिए, बार बार उसी को पढ़िए। एग्जाम में उससे बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है। आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि इंडिया, अब देख लेना कभी ऐसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में, आर्टिकल 1 में इंडिया को भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इंडिया यानी भारत राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का संघ होगा। समझ में आया कि इंडिया या भारत राज्यों के समूहों की बजाय राज्यों का संघ होगा। एक तरीके से इसका मतलब ये हुआ कि जो भारतीय संघ है वो राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत ने अलग अलग राज्यों से बोला कि चलो आप भारत में शामिल हो जाओ, और उन्होंने हाँ किया तो शामिल हो गए और नहीं किया तो नहीं हुए। ऐसा नहीं है। ठीक है, उनके बीच समझौते का बिल्कुल भी परिणाम नहीं है, जब बल्कि जितने भी भारत के अंदर राज्य उनका सबका संघ है, वो इसका मतलब है कि राज्य जो है वो भारत से अलग नहीं हो सकते। मतलब अगर एक बार कोई भी राज्य भारत में सम्मिलित हो गया, तो वो अपनी मर्जी से भारत से बिल्कुल अलग नहीं होगा। जब तक भारत किसी संवैधानिक प्रावधान के जरिए या किसी संविधान संशोधन के जरिए उसे नहीं अलग कर दे, तब तक वो भारत से अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, तो भारतीय संघ क्या है, राज्यों के बीच समझौते का बिल्कुल भी परिणाम नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में क्या हुआ है कि जो भारतीय क्षेत्र है उनको 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो 3 श्रेणियाँ कौन सी हैं। नंबर 1, राज्यों के क्षेत्र, जो भी स्टेट्स हैं भारत में, उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। संघ क्षेत्र, जितनी भी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। नंबर 3, ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। मतलब अभी वो किसी जो हमारे किसी और देश के उसमें आते हैं, जुरिडिक्शन में आते हैं, लेकिन हम कभी भी भविष्य में उन पर अपना अधिकार कर सकते हैं, उनको अपने में मिला सकते हैं। जैसे कि गोवा, इसको भारत में बाद में अधिग्रहित किया गया था, है ना। आपका ये हुआ दादरा एंड नगर हवेली, ऐसे काफ़ी काफ़ी है सारे क्षेत्र हैं जिनको भारत ने बाद में अपने क्षेत्र में सम्मिलित किया है। ठीक है, तो ऐसे भविष्य में ऐसे कोई भी क्षेत्र, तो ये 3 श्रेणियां हैं आर्टिकल 1 के अंतर्गत। ठीक है, अब हम अनुसूची 1 के बारे में देखें, तो जैसे मैंने पहले वाले चैप्टर्स में भी आपको पढ़ाया कि अनुसूची 1 में क्या लिखा है। अनुसूची 1 में लिखा है राज्यों के नाम,
और उनके क्षेत्र के विस्तार से संबंधित जितने भी प्रावधान है वो अनुसूची 1 में आते हैं। तो आपको उस बेसिक से एक नॉलेज रखनी है कि अनुसूची 1 से किससे संबंधित है, ठीक है। अब एक बात यह है कि संविधान के जितने भी उपबंध है वो सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होंगे, ठीक है। संविधान में जो भी लिखा गया जितने भी राज्य हैं बगैर किसी भेदभाव के सभी पर समान रूप से लागू होंगे, बजाय एक शर्त है कि संविधान का जो भाग कौन सा है 21 है, उसके अंतर्गत जो भी राज्य आते हैं जिसमें महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से राज्य है, बस मैंने लिखवा दिए हैं, लेकिन आपको ऐसे एक दो लिख लो फिर आधी लिख दो अगर आंसर राइटिंग में लिखना है। मेंस की प्रीलिम्स के लिए आपको इनमें से याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नागालैंड है, असम है, मणिपुर है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, गोवा, कर्नाटक है, इनको छोड़ करके एंड 5th एंड 6th के अंतर्गत जो भी अनुसूची के अंतर्गत जो राज्य आते हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी जितने भी राज्य हैं उन पर संविधान के सारे उपबंध समान रूप से लागू होंगे। इन राज्यों पर क्या होता है, कुछ जैसे विशेष प्रावधानों के बाद लागू होते हैं, जैसे राज्यपाल ने कहा कि ये वाला प्रावधान यहाँ लागू नहीं हुआ तो उनको छोड़ करके बाकी प्रावधान लागू होंगे, मतलब कुछ संशोधन करके ही यहाँ लागू होते हैं, बाकी सभी राज्यों पर सारे एक समान रूप से लागू होते हैं जो इनके अंतर्गत नहीं आते उन राज्यों पर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस आर्टिकल 1 में ही है भारत के क्षेत्र और भारत का संघ, इन दोनों का जिक्र है। तो अब देखेंगे भारत के क्षेत्र और भारत के संघ में अंतर क्या है। तो जो भारत का क्षेत्र है वो एक व्यापक अर्थ लपेटे हुए है। जैसे भारत के क्षेत्र में क्या आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, इसमें तरह आपका राज्य भी आ जाता है, ठीक है, यूटीज भी आ जाते हैं, और जो जिनको भी भविष्य में हम अधिग्रहित करेंगे वो सारे क्षेत्र आ जाते हैं भारत के क्षेत्र के अंतर्गत। लेकिन भारत के संघ का जो अर्थ है वो थोड़ा सीमित है, इसमें केवल और केवल राज्य सम्मिलित है, क्योंकि भारत के राज्यों का संघ है। तो भारत का संघ मतलब उसमें जितने आने वाले राज्य कौन से, जो संघीय व्यवस्था के तहत केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदारी निभाते हैं। मतलब जो भी हमारा संघवाद का ढांचा है उसे हम आगे पढ़ेंगे। संघवाद के ढांचे के अंतर्गत जो भी राज्य केंद्र के साथ शक्तियों का कुछ वितरण किया गया है संविधान ने, उसके अंतर्गत अपनी शक्तियों को यूज़ करते हैं, वो कौन से होंगे, भारत के संघ के अंतर्गत आने वाले राज्य होंगे। भारत के क्षेत्र में आपकी 3 श्रेणियाँ आती है, जो आर्टिकल 1 में हमने यहाँ पढ़ी थी, ये वाली 3 श्रेणियाँ, ये भारत के क्षेत्र, संघ क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जिन्हें हम भविष्य में कभी एक्वायर कर सकते हैं, वो भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और उसमें से जो 2nd एंड 3rd है, इन पर क्या होता है, पहला तो यही हो गया राज्य, 2nd एंड 3rd पर किसका राज्य होता है, सीधे केंद्र का प्रशासन होता है, ठीक है। यहाँ पे राज्य नहीं यूटीज हुआ और जिन पर हम अधिग्रहित करेंगे उन पर किसका शासन होता है, सीधे केंद्र का शासन होता है, ठीक है। भारत जो हमारा एक संप्रभु राज्य है, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था, संप्रभु के बारे में अच्छे से डिटेल में समझाया है इससे पहले वाले चैप्टर्स में, ठीक है। संप्रभु का मतलब क्या होता है कि हम एक सोवरेन कंट्री है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत हम किसी भी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकते हैं, जैसे कि इसकी जो 3rd कैटेगरी में आता है वो, और संविधान कर सकते हैं, और हम किसी भी अपने क्षेत्र को किसी को दे भी सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कानून है, उनका उस पर दावा पक्का है, जैसे हम ले सकते हैं उसी प्रकार हम अपना क्षेत्र किसी को दे भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत होगी, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो संविधान लागू होने के वजह से मैंने आपको बताया, दादरा एंड नगर हवेली हुआ, गोवा हुआ, दमन दीव हुआ, पुडुचेरी हुआ, सिक्किम हुआ, इनका अधिग्रहण हमने संविधान लागू होने के बाद किया है। किसी पहले हमारी टेरिटरी में, हमारे मतलब भारत के अंतर्गत नहीं थे ये, किसी इन पर विदेशी जो भी थे, कोई भी सरकार थी, उनका इन पर अधिकार था, हमने उनसे इनको अधिग्रहण किया है, ठीक है। अब किससे हमने लिया है इसकी आपको बिल्कुल नॉलेज रखनी है, आपको तो इतनी भी नॉलेज रखनी है प्रीलिम्स के लिए, तो कि किन किन को हमने अधिग्रहित किया था, लेकिन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कभी आंसर राइटिंग में लिखना पड़े तो आप इन्हें कोट कर दें, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 2 के बारे में। आर्टिकल 2 में क्या है, आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल CS हिंदी पाठशाला पर मिल जाएंगे, और आप अपने साइड में क्या करें कि लक्ष्मी नाम रख लें, मैं जो बता रहा हूँ उनको साथ ही साथ अंडरलाइन करते रहें, ठीक है। आर्टिकल 2 में क्या है, 2 प्रावधान है। कौन कौन से प्रावधान है, नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करना, कि कोई भी नया राज्य जिसका भी गठन हुआ नहीं है उसको भारत में हम शामिल कर लें जो पहले से अस्तित्व में है, ठीक है। जैसे कोई राज्य जो पहले से अस्तित्व में है हमें उसे भारत में शामिल करना है वो, और नए राज्यों का गठन जो अस्तित्व में नहीं है, ठीक है, कि जो अस्तित्व में है ही नहीं। जैसे क्या हुआ था बाद में, जो गुजरात है वो कहाँ से बना था, मुंबई से बना था, तो पहले अस्तित्व में नहीं था, बाद में अस्तित्व में आया, ठीक है। तो जो अस्तित्व में नहीं है, नए राज्यों का गठन और नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करना, ये दोनों किस से संबंधित है, आर्टिकल नंबर 2 से संबंधित है। जो 2 प्रावधान है याद रख लेना कि आर्टिकल 2 में कौन कौन से 2 प्रावधान है, ठीक है। आर्टिकल 3 में क्या है, भारतीय संघ के राज्यों की पुनर्जीवन की व्यवस्था की गई, कि जो राज्य पहले से अस्तित्व में है उनका नाम परिवर्तन करना, उनकी पुनर्जीवन करना, उनकी सीमाओं का विस्तार या उनको संकुचित करना, जो भी है वो आर्टिकल 3 से रिलेटेड है। नए राज्यों का निर्माण, किसी राज्य से अलग करके या 2 राज्यों को मिलाकर कोई नए राज्य का निर्माण करना है,
मतलब एक बेसिकली क्या है, पुनर्सीमन करना है ना, उनकी सीमा में विस्तार, किसी को मिला के किसी को हटा के इस तरीके से नए राज्य बनाना, या दो राज्यों को मिला के एक राज्य बना देना, या एक राज्य से दो राज्य बना देना, ये प्रावधान इसमें है। या और वर्तमान राज्यों में परिवर्तन भी कर सकते हैं, जैसे उसके क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं, उसका नाम भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये किससे है, ये आर्टिकल नंबर 3 में है। ठीक है, और जो भी इनके प्रावधान किए गए, जैसे नए राज्यों का निर्माण करना है, वर्तमान राज्यों के नाम में परिवर्तन करना है, क्षेत्र को बढ़ाना है, इनसे इन अध्यादेशों को पारित करने के लिए कुछ शर्तों का निर्धारण किया गया है संविधान में। वो है कि इनमें से जितने भी इनसे रिलेटेड जो भी अध्यादेश होंगे वो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किए जाएंगे। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि राष्ट्रपति जब मंजूरी दे देगा तभी इस प्रकार का कोई भी अध्यादेश संसद में जाएगा पास होने के लिए। ठीक है, अभी पास होने से पहले की बात है, उसमें प्रस्तुत करने के लिए ही राष्ट्रपति की पहली मंजूरी चाहिए। चलिए, अब राष्ट्रपति जो होता है इस ऐसे अध्यादेशों को संबंधित राज्यों का मत जानने हेतु भेजता है। पहले हम राष्ट्रपति को भेजेंगे मंजूरी देने के लिए, और राष्ट्रपति क्या करेगा, फिर इनको जो संबंधित राज्य है, कि जैसे किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, ठीक है, उसके क्षेत्र में विस्तार, घटाना, बढ़ाना जो भी है, अगर उन संबंधित राज्यों को इस अध्यादेश को भेजेगा, भेजने के बाद जो उनका जो मत है वो एक निश्चित समय सीमा के भीतर आना चाहिए। ठीक है, एक निश्चित समय के भीतर नहीं देंगे तो हम उसको मान लेंगे। वैसे भी इसका कोई इतना पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो जो भी देगा, जो भी, जैसे कोई राज्य ने बोला कि हाँ हमें नाम परिवर्तन नहीं करवाना, तो भी इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये जो मत है वो बाध्यकारी नहीं है, इसे अस्वीकार भी किया जा सकता है और स्वीकार भी किया जा सकता है। तो ये वाला पॉइंट है, मत निश्चित समय में के भीतर ही देना चाहिए। इसका एक तरीके से इसका इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, रिलेवेंस है नहीं। ठीक है, तो क्या है, जो हमारा भारत है वो राज्यों को सुरक्षित नहीं करता है। जैसे संविधान में क्षेत्रीय एकता और राज्यों के अस्तित्व की गारंटी नहीं दी गई है। हम किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकते हैं बगैर उसकी मंजूरी के, है ना, उसका क्षेत्र में विस्तार कर सकते हैं, संकुचित कर सकते हैं, दो राज्यों को मिला के एक कर सकते हैं बगैर उसकी मंजूरी के। तो जो हमारा भारत है, भारत क्या विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ है। इसको हम समझ सकते हैं, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि हम उनकी मंजूरी की बगैर ही, हम हालांकि उनको बेचते हैं मत जानने के लिए, लेकिन उनका जो मत है वो बाध्यकारी नहीं होता है लेकिन उसके क्या होता है, इससे उल्टा अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता और राज्यों के अस्तित्व की गारंटी दी गई है। वहाँ पे क्या, राज्यों की मंजूरी के बाद ही जो भी हमें परिवर्तन करने हैं वो कर सकते हैं। इसलिए वहाँ के जो व्यवस्था को हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि वहाँ का जो अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है, हमारा क्या है, विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ है। विभक्त संघ जो है उसको हम विभक्त नहीं कर सकते, वो वही रहेगा, लेकिन राज्यों को हम विभक्त कर सकते हैं। चलिए, अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 4 के बारे में। आर्टिकल नंबर 4 में क्या लिखा, आर्टिकल नंबर 4 में लिखा है जो आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत जो भी हमने अध्यादेश पारित किए हैं, ठीक है, जो भी हमने काम कराए हैं, उनको आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, उन्हें सामान्य बहुमत द्वारा पारित कर सकते हैं। सामान्य संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। 368 के अंतर्गत दो प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं, एक विशेष बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का सामान्य बहुमत। अच्छे से नहीं पढ़ा तो मेरा इससे पहले वाले चैप्टर्स पढ़िए, तभी आपको आगे अच्छे से सारे चैप्टर समझ में आएंगे। अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से ये पढ़ रहे हैं, मतलब पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो आप स्टार्टिंग से दिखता ही तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 4 में क्या है कि जो भी आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत चीज़ें हैं उनको संविधान 368 के तहत, जो आर्टिकल 368 है उसके तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, एक नॉर्मल संविधान संशोधन माना जाएगा। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है कि क्या संसद, ठीक है, मतलब एक ये बात आई थी बाद में फिर कि क्या संसद जो है, ठीक है, हम राज्यों में तो कर सकते हैं, जो भी उनकी सीमा परिवर्तन कर सकते हैं, क्षेत्रों में विस्तार वगैरह कर सकते हैं, लेकिन क्या संसद किसी राज्य क्षेत्र को अन्य देश को दे सकती है? ये क्वेश्चन काफ़ी उठाता जब पश्चिमी पाकिस्तान माना कि बांग्लादेश बना था, जब कुछ क्षेत्र थे जब रेड क्लिफ संधि आई थी, तो रेड क्लिफ ने क्या किया था, जो उसका काम था कि सीमा रेखा का निर्धारण करना भारत और बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश को उस टाइम क्या कहते थे, पूर्वी पाकिस्तान। तो उस समय समस्या उपजी थी, तो उस समय क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबाड़ी संघ विवाद, बेरूबाड़ी एक क्षेत्र था जो भारत और पूर्वी पाकिस्तान के मध्य एक डिस्प्यूटेड क्षेत्र था, ठीक है। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्या इस बात पे क्या बोला था, उसने कहा था कि संसद की जो शक्ति है वो राज्यों की सीमा समाप्त करने, भारतीय क्षेत्र को अन्य देशों को देने के लिए नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी हमारे जो क्षेत्र की सीमा को समाप्त कर दे, या हमारे किसी क्षेत्र, जैसे मैंने पहले बताया था कि हमारे किसी क्षेत्र को हम किसी विदेशों को दे दे, ये सीमा संसद के पास नहीं है। अगर ये कार्य उसे करना होगा तो ये कार्य करने के लिए उसे 368 के तहत संशोधन द्वारा ही कर सकते हैं। जब तक हम
पहले वाले कार्य क्या होते थे, 368 के तहत बगैर संशोधन के करे जा सकते थे नॉर्मल संशोधन के द्वारा, ठीक है, या हाफ मेजोरिटी ले ली और ये काम हो गया बगैर किसी राज्यों की मंजूरी के। लेकिन यहाँ पे 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, जिसमें जिसमें अगर राज्यों के हित शामिल है तो राज्यों की मंजूरी भी आवश्यक है, अगर हमें अपना कोई भी क्षेत्र किसी को देना है तो, किसी विदेशी को देना है, ठीक है। अब जैसे भारत और अन्य देशों के मध्य सीमा निर्धारण विवाद जो हुए थे उनके बारे में हम यहाँ थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने 1969 में संविधान कहा था कि संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। अब ये बात आप क्लियर कर लेना कि सीमा निर्धारण विवाद ये क्या था, किसी क्षेत्र को अन्य देश को देना, अन्य देश को देना है तो क्या होगा, संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। ये जो करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी 368 के तहत, अगर हमारा कोई भी क्षेत्र किसी देश को देना है। लेकिन अगर सीमा निर्धारण का विवाद करना, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में सीमा निर्धारण को लेकर भी विवाद होता है, इसमें क्षेत्र को लेना या देना शामिल नहीं है, ठीक है। अच्छे से सुनना, क्षेत्र को लेना देना बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं है, बस सीमा के निर्धारण में जो विवाद हो रहा है उससे रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1969 में कि संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। ये कार्य क्या, इस कार्य को क्या कहते हैं, कार्यपालिका एक सुझाव या वार्तालाप के जरिए भी पूरा कर सकती है, कोई भी संविधान संशोधन करने की तुमको जरूरत नहीं है। इसमें मैंने वजह से बताया कि भारतीय क्षेत्र को विदेशों को सौंपना शामिल नहीं है, किसी भी विदेश क्षेत्र को हमारे क्षेत्र को सौंपना शामिल नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सीमा विवाद के निर्धारण से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो शामिल हैं, ठीक है। अब अभी तक कौन कौन से क्षेत्र हस्तांतरण संबंधित संविधान संशोधन अधिनियम हुए हैं उनको हम थोड़ा एक नज़र में देख लेते हैं कि हमने हमारा कौन सा क्षेत्र किसी को दिया है, किसी से दिया है, तो उससे रिलेटेड जितने भी संविधान संशोधन है, क्योंकि हमने देखा है कि विदेशों को अपना क्षेत्र देना या विदेशों से लेने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 में वेरुवाड़ी संघ जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था वो पूर्वी पाकिस्तान माना कि बांग्लादेश को सौंपा गया था, कि हमारे क्षेत्र वेरुवाड़ी संघ को बांग्लादेश को दिया गया था, कौन से 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो आप नॉर्मल नॉलेज रख सकते हैं, वैसे प्रीलिम्स में अभी तक इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आप नॉर्मल नॉलेज रख सकते हैं कि अगर मेंस में क्वेश्चन बन जाए हस्तांतरण से रिलेटेड तो, ठीक है। जैसे भी चाइना के साथ हमारे विवाद बनते ही रहते हैं, वो कुछ ना कुछ हमारी सीमाओं पर कुछ क्षेत्रों पर दावा करता रहता है, तो क्वेश्चन बन सकता है ना। 100 जो 100वां संविधान संशोधन था 2015 में, उसमें क्या किया था, भारत ने 111 क्षेत्रों को तो बांग्लादेश को दिया था और 51 क्षेत्रों को बांग्लादेश से लिया था, ठीक है। इन दोनों के बीच सीमाओं का आदान प्रदान हुआ था, क्षेत्रों का आदान प्रदान सॉरी, है ना। और जैसा मैंने आपको बता ही दिया है कि भारत एंड बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश की मध्य जो सीमा निर्धारण का काम किसने किया था, सीमा निर्धारण ये काम किसने किया था, ये किया था रेडक्लिफ, ठीक है। ये आप याद रख लेना, किसी नॉर्मल स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में तो नहीं। हाँ, आप इसको आंसर में अपने कोट कर सकते हैं। तो रेडक्लिफ के द्वारा क्या गया था, बीच में जो सीमा निर्धारण किया गया था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, जैसे हमने ये तो पढ़ लिया कि राज्यों में कैसे कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, क्या क्या उनमें नाम, क्या क्या प्रावधान है, संविधान में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, क्या क्या प्रोसीजर दिया गया है ऐसा करने के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं देशी रियासतों का एकीकरण, जो ये बात है जब हमें आज़ादी मिली थी उस टाइम पे, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत में आपकी बुक में देखना, इसमें काफ़ी बड़ा पैरा दिया होगा और उसको आप जस्ट रीडिंग मान लीजिए, उसमें से आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बस एक नॉलेज होनी चाहिए, है ना। उसमें से कुछ आएगा नहीं, ना कभी उसमें से कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। बस एक नॉलेज रख लो कि थोड़ा बहुत एक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होनी चाहिए। तो उस टाइम क्या था, जब हमारा 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम क्या था, एक तो ब्रिटिश प्रांत थे और एक क्या थी, देसी रियासतें थी, है ना। तो जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है ना, इंडियन इंडिपेंडेंस जो एक्ट है, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का, तो इसने क्या किया गया था, इसने जो इन भारतीय प्रांतों को तो भारतीय प्रांतों को तो जो भारत का संघ है उसमें सम्मिलित होने के लिए क्या गया था कि ये तो सम्मिलित होंगे, लेकिन जो देशी रियासत हैं इनको 2 ऑप्शन दिए गए थे, 3 ऑप्शन दिए गए थे, या तो ये भारत में शामिल हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि 2 डोमिनियन स्टेट्स में इसने विभाजित किया था भारत को, भारत और पाकिस्तान, या ये पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकती हैं, है ना, और या फिर ये स्वतंत्र रह सकती हैं, ठीक है। एक तरीके से ये अंग्रेजों की चाल थी ताकि भारत के और विभाजन किए जा सके, ठीक है। इनको 3 ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन इससे क्या होता है कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाते, क्योंकि कई सारी रियासतें थी जो अपनी स्वतंत्रता चाहती थी या कुछ पाकिस्तान में जाना चाहती थी। लेकिन इसमें सबसे अच्छा जो रोल प्ले किया था हमारे श्री
वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इन्होंने इन सभी को सम्मिलित किया और इनका सबका एकीकरण किया और एक भारत के अंदर इनको पिरोया। ठीक है, तो यह आप इसको पढ़ लेना एक बार, थोड़ा नॉर्मल सी रीडिंग ले लेना, और इसमें इतनी ज़रूरत है नहीं, बस बेसिक नॉलेज रख लेना कि क्या क्या हुआ था, है ना। अब हम पढ़ते हैं राज्यों की उदय के बारे में कि राज्य किस तरीके से बने, है ना। तो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय क्या था, जो ये देशी रियासतों का जो सम्मिलित इनको मिलाया गया था, एक तरीके से अस्थायी था। तो उस समय क्या हुआ था कि कुछ कुछ राज्यों में देशी रियासतों में आवाज़ उठने लगी थी कि हाँ हमको अलग हमारा विभाजन चाहिए, हमें भाषा के आधार पर या किसी अलग अलग क्षेत्रीय जो विविधताएं थी उनके आधार पर उनको अलग अलग राज्य बनाने की मांग उठने लग गई थी। ठीक है, तो 1948 में क्या हुआ था कि इसी समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय सरकार ने एक धर आयोग की स्थापना की थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, SK दर, जिनका पूरा नाम है सुमन कुमार दर। ठीक है, इनकी की गई थी, और इसको हम भाषाई प्रांत आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनका काम क्या था कि जो भी आवाज़ उठा रहे थे, जितने भी जो स्टेट्स थे जिनमें आवाज़ उठ रही थी भाषा के आधार पर, इन सब पे राज्यों का जो क्या कहते हैं पुनर्गठन होना चाहिए, अलग अलग राज्य बनने चाहिए, उनकी समस्या को सुधारने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। तो उन्होंने क्या सिफारिशें की थी, इनकी सिफारिशों में था कि जो पुनर्गठन है वो भाषा की बजाय प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, कि वहाँ पर हम प्रशासन कैसे कर सकते हैं, कैसे उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, ना कि भाषा को। क्योंकि इससे क्या होगा कि एक भाषा वाला फॉर्मूला होगा और एक मतलब एक तरीके से हमारी विविधता को खतरा होगा, क्योंकि भाषा के अकॉर्डिंग स्टेट्स बनने लग जाएंगे। ठीक है, ये इन्होंने समस्या बताई थी, उन्होंने ये सिफारिश दी थी, लेकिन इनका जो ये सिफारिश थी वो असफल हो चुकी थी, क्योंकि इसको नहीं माना था। क्योंकि जो भाषा के आधार पर जो स्टेट्स बनाने की लोग मांग कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दंगे फसाद कर दिए थे, तो जो भारत सरकार है उसने इसको नहीं माना। ठीक है, उसके बाद 1948 में एक और समिति बनाई, जिसे हम JVP समिति कहते हैं। ठीक है, इनके जो सदस्य थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, P4 पट्टाभी सीतारमैया थे। इन्होंने क्या सिफारिशें दी थी, इन्होंने सिफारिशें दी थी कि पुनर्गठन का आधार भाषा होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी इसको जो इनकी भी सिफारिशों को औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद काफ़ी बड़ी समस्या होने लगी। इन्होंने कहा था, जैसे समस्या ये थी कि जो राज्य थे जो भाषा के आधार पर, ठीक है, पुनर्गठन करवाने की मांग कर रहे थे भाषा के आधार पर, जिसमें कौन सा था, आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश उस टाइम पे था जो भाषा के आधार पर अपना नया पुनर्गठन करने की मांग कर रहा था। और किससे, ये जो मद्रास था उससे जो तेलुगु भाषी थे ना, तेलुगु भाषी, जो तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक नया स्टेट बनाने की बात चल रही थी, वो कौन सा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, लेकिन इसकी मांग करते करते और 56 दिन का अनशन करते हुए जो एक थे पोट्टी श्रीरामुलु, है ना, पोट्टी श्रीरामुलु, इनका क्या हुआ था, 56 दिन का इन्होंने अनशन किया इस क्योंकि भाषा के आधार पर अपने स्टेट्स की मांग के लिए, और इनका निधन हो गया था। लेकिन इनके जो फाइनल में हुआ क्या कि भाषा के आधार पर पहले राज्य की स्थापना की गई थी। तो कभी ऐसे आए किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम में कि भाषा के आधार पर कौन सा पहला राज्य बनाया गया था, तो वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, हालांकि भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन था उसको अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन जो समस्या उठी थी, क्षेत्रीय स्तर पर काफ़ी दंगे फसाद होने लगे थे, तो उससे सुलझने के लिए ये कदम उठाना पड़ा भारतीय सरकार को, और आंध्र प्रदेश को मद्रासी राज्य से अलग करके तेलुगु भाषियों के लिए अलग से राज्य बनाया गया। ठीक है, जिसका आगे जाके फिर आंध्र प्रदेश से भी एक और राज्य तेलंगाना निकल गया था, है ना। अब आता है कि इन समस्याओं का भी समाधान पूरी तरीके से नहीं निकला था, तो एक फजल अली आयोग का गठन किया गया था 1953 में, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली, और अन्य 2 सदस्य भी थे, जिसमें थे KM पानिक्कर, जिनका पूरा नाम था कावलम माधव पानिक्कर, दूसरे थे हृदयनाथ HN कुंजरू। ठीक है, ये 3 सदस्य थे जिनको मिलाकर के फजल अली आयोग का नाम दिया गया था। ठीक है, इनकी जो सिफारिशें थी उनको स्वीकार कर लिया गया था। इनकी सिफारिशों में क्या था, इनकी सिफारिश में था कि एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए भाषा को पुनर्गठन का आधार बनाना चाहिए। इन्होंने कहा था कि भाषा को ही पुनर्गठन का आधार बनाना चाहिए, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेलुगु लोग जिस भी क्षेत्र तक तेलुगु लोग बोले जाएंगे और उस क्षेत्र को हम आंध्र प्रदेश बना देंगे। ठीक है, जैसे ये क्षेत्र हो गया, यहाँ इस बाउंड्री में तेलुगु लोग बोलते हैं और ये आंध्र प्रदेश हो गया। अब जैसे इस वाले क्षेत्र में कोई और भी लोग बोलते हैं तो हम इनको यहाँ से बाहर थोड़ी कर देंगे, इसको भी आंध्र प्रदेश में इंक्लूड करेंगे। तो इस तरीके से उन्होंने कहा था कि एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत नहीं है, होगा भाषा के आधार पर, लेकिन एक ब्रॉड तरीके से लिया जाएगा, उसमें अन्य भाषी लोगों को भी सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, ताकि सभी की समस्याओं का समाधान हो सके, है ना।
और पुनर्गठन में भारत की एकता और सुरक्षा का प्रमुखता का ध्यान दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाषा के आधार पर हम तोड़ देंगे तो भारत की विविधता को खतरे में हो जाएगी, तो उसकी एकता का और जो सुरक्षा है, जैसे ये पोट्टू श्रीरामुलु मर गए थे, इस तरीके की कोई अन्य समस्या ना उपजे, उस सब का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, सभी की समस्याओं को सुना जाएगा, है ना। भाषाई और सांस्कृतिक एक रूपता को भी बना के रखा जाएगा, है ना। सभी राज्य, जितने भी राज्य, उनकी वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक आधार पर भी उनके जब उनका पुनर्गठन किया जाए तो इन सभी क्षेत्र जो बातें हैं इन सब का भी ध्यान रखा जाएगा, है ना। और प्रत्येक राज्य और देश में लोगों के कल्याण की योजना का भी ध्यान रखा जाएगा। ऐसा बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ भाषा को ही उसने आधार नहीं बताया था। हाँ, लेकिन भाषा के आधार पर उसने राज्यों के पुनर्गठन की बात की थी, लेकिन एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और एक भाषी राज्य को अस्वीकार करते हुए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जितने भी आयोग थे, फजल अली आयोग है, जेबीपी समिति है ना, दर आयोग है, इन्होंने क्या क्या सिफारिशें की और किसकी को अस्वीकार किया गया और किन को अस्वीकार किया गया। ठीक है, तो अब जैसे ही फजल अली आयोग ने अपने सिफारिशें दी, तो इनमें से कईयों को, आयोग की जो लगभग सभी सिफारिशें थी उनको सरकार ने मान लिया गया था और इनके आधार पर एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू किया गया। ठीक है, और एक 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसमें कई राज्यों को मिलाया गया, कईयों को हटाया गया। इस तरीके से उस समय में 1956 में 14 राज्य एंड 6 यूटीज का निर्माण किया गया था। ठीक है, उनकी सिफारिशों के आधार पर। तो वो 14 राज्य ये थे, इन्हें आप अपने लक्ष्मीकांत से देख सकते हैं। वैसे इनको याद रखने की जरूरत नहीं है कि कितने राज्य थे, कितने यूटीज थे, बस आप एक नॉलेज रखिए। ठीक है, अब इसके बाद है हम पढ़ेंगे कि 1956 तक तो ये सारा जो हमने पढ़ा 1956 तक था। अब आता है कि 1956 के बाद कौन कौन से राज्य बनाए गए, कौन कौन सी यूटीज बनाई गई। ठीक है, बेसिकली क्या है इस पूरे चैप्टर में जो याद रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो बस वही है आर्टिकल 1, 2, है ना, जितने भी जो आर्टिकल है 1, 2, 3 एंड 4, इनके प्रावधान और विदेशी क्षेत्रों को, भारतीय क्षेत्रों को विदेशियों को सौंपना, उनसे लेना, उनसे क्या क्या प्रावधान है। सीमा निर्धारण के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन क्षेत्र को देने के लिए ज़रूरत होती है, तो वो ध्यान रखने की ज़रूरत है। बस इसमें क्या हो सकता है कि किसी भी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में आपसे क्रोनोलॉजी पूछ लेंगे कि कौन से राज्य के बाद कौन सा बना या कौन सा राज्य किससे बना। यूपीएससी में इससे प्रीलिम्स में बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, पर फिर भी एक बेसिक नॉलेज आपको रखनी होगी कि कौन सा राज्य किससे बना, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाँ भाई हमें पता होना चाहिए भारत के निवासी के रूप में कि कौन सा राज्य किससे बना और कैसे बना। ठीक है, तो हम देखेंगे 1956 के बाद के राज्यों के गठन के बारे में। तो क्या हुआ 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात, मतलब महाराष्ट्र था एक राज्य, उससे अलग होकर के, सॉरी शायद मैंने इससे पहले है ना बॉम्बे से गुजरात बोल दिया है, तो उसके लिए सॉरी, वो महाराष्ट्र से गुजरात था, वो थोड़ा फ्लो में निकल गया है ना। तो महाराष्ट्र से गुजरात बना था, भाषा के आधार पर बना था। ठीक है, तो मराठी लोग थे वो महाराष्ट्र में थे और गुजराती भाषी लोग को गुजरात बना दिया गया था। ठीक है, और जो गुजरात था वो 15वां स्टेट था। अभी तक कितने स्टेट थे, 14 स्टेट थे, तो 15वां स्टेट कौन सा था, गुजरात। ठीक है, उसके बाद 1961 में दादरा एंड नगर हवेली को 10वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको यूटीज बनाया गया था। क्या बनाया गया था, यूटी बनाया गया था, है ना। उसके बाद गोवा एंड दमन द्वीप 1962 में इसको यूटी बनाया गया। फिर बाद में 1987 में गोवा को राज्य बनाया गया और दमन एंड द्वीप को यूटी बनाया गया। ठीक है, उसके बाद आता है पुडुचेरी को 14वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यूटी बनाया गया था। आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है कौन सा संविधान संशोधन था, आप बस एक नॉलेज रख लीजिए कि कौन से राज्य से कौन सा राज्य बना, कौन से नंबर का राज्य बना था, है ना। नागालैंड को 1963 में 16वां राज्य बनाया गया था। ठीक है, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश, इनमें क्या हुआ था कि 1966 में पंजाब से हरियाणा को स्टेट बनाया गया, 17वां राज्य। 16वां राज्य कौन सा था, नागालैंड, 17वां कौन सा बना, हरियाणा। ठीक है, और चंडीगढ़ को क्या बनाया, यहाँ से यूटी बनाया गया था। उसके साथ ही 1971 में हिमाचल प्रदेश को पहले यूटी था, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये पहले यूटी था, है ना। तो इसको 1971 में यूटी से स्टेट बनाया गया था। ठीक है, और कौन सा स्टेट था, 18वां स्टेट था ये। नंबर 6 मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। नॉर्थ ईस्ट में भी दंगे होने लगे थे कि भैया हमें लोग अलग अलग राज्य बनाने की बात कर रहे थे कि हमें किसी आधार पर, भाषा के आधार पर या संस्कृति के आधार पर अलग अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी थी। तो उस समय 1972 में 19वां जो राज्य कौन सा बना था, मणिपुर बना था। 20वां राज्य कौन सा बना था, त्रिपुरा बना था। और 21वां राज्य कौन सा बना था, वो मेघालय बना था। ठीक है, उसके बाद सिक्किम, ये 1965 में ये 22वां राज्य बना। ये हमने अधिकृत किया हुआ क्षेत्र है ये सिक्किम वाला। ठीक है, उसके बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा का अभी हमने देखा था कि यूटीज था, लेकिन 1987 में उसे 25वां राज्य बनाया गया। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश को 24वां राज्य बनाया गया था 1975 के टाइम पे, है ना।
एंड मिजोरम को 23वां बनाया, सॉरी 1975 सिक्किम के लिए। अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम इनको 1987 में क्रमशः 23, 24 और 25वां राज्य बनाया गया था, है ना। इसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। तो आप ये याद रखना कि छत्तीसगढ़ किससे बना, एमपी से बना, उत्तराखंड किससे बना, यूपी से बना, झारखंड किससे बना, बिहार से। क्रमशः 2000 में 26वां, 27वां और 28वां स्टेट बना था। नंबर 10 पे आता है आपका जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। इसको तो आपको सबको याद ही होगा। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों को ही यूटीसी में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो करंट सिचुएशन क्या है, हमारे यहाँ 28 राज्य हैं एंड 8 यूटीज़ हैं, ठीक है। आप नॉलेज रख लो कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन सी यूटीज़ हैं, है ना। मैं आपको एक बार यूटीज़ बताता हूँ कौन कौन सी यूटीज़ हैं ना। तो 8 यूटीज़ में आता है आपका अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखूँगा, ठीक है, बस बता रहा हूँ। दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इन दोनों को एक कर दिया गया था। पहले अलग अलग थी, पहले 9 थी। तो दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दमन एंड जो दीव है, ठीक है, उसको एक कर दिया गया है। ये एक हो गई, ये 2 हो गई, ठीक है, इधर लिख लेंगे हम। नंबर 3 पे JNK, ठीक है। नंबर 4 पे आती है आपकी लद्दाख, है ना। नंबर 5 पे आपकी आती है आपकी चंडीगढ़। उसके बाद नंबर 6 पे आपकी आती है दिल्ली। 7 पे पुडुचेरी। तो आपकी 8वें नंबर पे आती है लक्षद्वीप, ठीक है। तो आपके 8 यूटीज़ हैं, है ना। तो चलिए आज का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसमें इम्पोर्टेंट सिर्फ यही था, आर्टिकल्स के बारे में आपको जानना, ठीक है। और कैसे कैसे हम नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, सीमा में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर्स अच्छा लगा हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आपको कुछ भी समस्या आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इन लेक्चर्स को बनाने में आपको भी पता है कि सारे पहले नोट्स बनाने में, पढ़ाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आपको बिल्कुल भी अगर इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं हिंदी मीडियम में, उन तक इस वीडियो को आप अवश्य पहुँचाएँ, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन के बारे में। इसको आप अपनी लक्ष्मीकांत की बुक पर लिखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अंत तक आपके पास जितने चैप्टर्स हैं उतने ही आपके पास एक क्वेश्चन हो जाएंगे जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने का बहुत काम करेंगे, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन भीमराव अंबेडकर जी का है कि जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम की नहीं है। ये एक तरीके से बेसिकली दलित क्षेत्र से आते थे, तो इन्होंने ना सारी समस्याओं को खुद से झेला था। तो उस समय क्या था कि कानून ने तो जो स्वतंत्रता दे रखी थी, जो अधिकार दे रखे थे ना, जो तुमको कुछ भी प्रावधान दे रखे थे वो कानून ने दे रखे थे। लेकिन सामाजिक स्वतंत्रता के लिए कानूनों से स्वतंत्रता नहीं, बल्कि हमें अपने आप में ही स्वतंत्रता लानी होगी। जैसे हमें अपने आप में आत्मविश्वास लाना होगा। जैसे मैं समाज में हूँ, मुझे समाज में क्या करना है इसकी स्वतंत्रता है, लेकिन समाज इसकी स्वतंत्रता हमें नहीं देता है। ये आप सबको पता है, आप सभी समाज में रहते हैं, है ना। तो उनका कहने का मतलब यही था कि सामाजिक स्वतंत्रता कानूनी स्वतंत्रता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए समाज के लेके, हमारी स्वतंत्रता को लेके, तो आप इसको कोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए आप क्या करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, एंड तब तक के लिए जय हिंद।